Hello and welcome to Adverb classes. My name is Tausif and in this video we will cover chapter number 1 of class 8th and the subject will be social science, right? सोशल साइंस में जो आपकी थर्ड सिविक्स की जो बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का जो नेम है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम इस चैप्टर में समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अगर हम ये समझ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बेटर समझ सकते हैं, करेक्ट। सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि सपोज़ आप इमेजिन कर सकते हैं एक गेम को। एक गेम इमेजिन कीजिए, जैसे कि फ़ुटबॉल एक गेम होता है, राइट। फुटबॉल एक गेम है जिसमें हम ओनली फीट यूज़ कर सकते हैं, हम जिसमें हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओनली फीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो गोल कीपर होता है फुटबॉल के गेम में, जो गोल कीपर होता है वो हैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि जो फुटबॉल की बॉल होती है उसको आप फीट से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फीट से एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकते हैं, बट हैंड से नहीं पकड़ सकते या आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप फुटबॉल के गेम्स में। तो इसी तरह से अगर मैं किसी और गेम का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि क्रिकेट, अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ तो क्रिकेट के भी हमें समझ में आता है कि क्रिकेट के भी क्या होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। क्रिकेट के भी क्या होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसे कि फुटबॉल का एक रूल्स हमने देखा कि फीट यूज़ होता है, आर्म्स यूज़ नहीं होता, बट गोल कीपर यूज़ कर सकता है आर्म्स। अगर गोल कीपर के अलावा किसी भी प्लेयर ने आर्म्स का इस्तेमाल किया तो उसको फाउल कंसीडर किया जाता है और उसको पेनल्टी देनी होती है, राइट। इसी तरह से क्रिकेट में भी अलग अलग रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि अलग अलग गेम्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, राइट। डिफरेंट गेम्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं। इसी तरह से अगर डिफरेंट गेम्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं तो डिफरेंट सोसाइटी या कम्युनिटी के भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। डिफरेंट सोसाइटी या डिफरेंट कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो उनके भी क्या होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। ओके, हर एक का डिफरेंट रूल्स होता है। ओके, इसी तरह से सपोज़ अगर मैं कम्युनिटी का बात करूं कि एग्जैक्टली कम्युनिटी क्या होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको समझने के लिए हमें कम्युनिटी समझना होगा और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली कम्युनिटी क्या होती है। तो देखो, कम्युनिटी एक ग्रुप होता है। कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जिसमें लोगों का ग्रुप होता है। तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात होती है कि इसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इनमें कुछ शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं, कॉमन शेयर्ड वैल्यूज़ मतलब कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो सभी में कॉमन होती हैं। सपोज़ एक ग्रुप रिलीजन के बेस पे कॉमन होगा, यानी कि एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें जो सारे लोग होंगे वो सभी के सभी एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले होंगे, यानी कि सेम रिलीजन। ओके, अगर सेम रिलीजन वाला ग्रुप है तो हम उसको कहेंगे रिलीजियस कम्युनिटी। इसी प्रकार से अगर मैं किसी एक और कम्युनिटी की बात करूं जिसमें सारे जो लोग हैं या फिर सभी लोग एक फॉरेस्ट में रहते हैं और सेम कल्चर, ठीक है, उनका रहन सहन सेम है, तो मैं उनको कहूँगा कि ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, जो कि सेम कल्चर से बिलोंग करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइबल कम्युनिटी है। हमें ये समझ आ रहा है कि सेम ग्रुप, सेम प्रैक्टिस करने वाले, सेम वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करने वाले लोगों को ही हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। सपोज़ अगर मैं तीसरा एग्जांपल दूं तो एक और कम्युनिटी आप ले सकते हैं जिसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सारे ही लोग या सभी लोग वो सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी कि उन सभी की लैंग्वेज क्या है, सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, राइट। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, यानी कि जो ये ग्रुप बनाया गया है वो ग्रुप किस बेस पे बनाया गया है, भाषा के आधार पर बनाया गया है, लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया है। आई होप कि आपको कम्युनिटी का मतलब समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली कम्युनिटी क्या होता है। ओके, तो इसी तरह से हमने ये समझा कि डिफरेंट रूल्स होते हैं डिफरेंट गेम्स के, और डिफरेंट कम्युनिटी के भी डिफरेंट यानी कि अलग अलग रूल्स होते हैं, नियम कानून सबके अलग होते हैं। ठीक है, तो रूल्स बेसिकली क्या होते हैं। रूल्स अगर आप स्टडी करेंगे किसी भी गेम के जो रूल्स होते हैं,
अगर आप गेम के रूल्स को स्टडी करेंगे तो आप इनमें फ़र्क बता पाएंगे, यानी कि डिफरेंस बता पाएंगे कि किन्हीं दो गेम्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज़ एक फ़ुटबॉल है और एक क्रिकेट गेम है, दो गेम हैं, अगर इन दोनों गेम के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस बताने के लिए आपको क्या करना होगा, रूल्स को स्टडी करना होगा, राइट। रूल्स को स्टडी करना होगा। तो बेसिकली रूल्स रूल्स डिस्टिंग्विश among different गेम्स। और अगर यहाँ पर गेम्स की बात ना करूँ, मैं सोसाइटी की बात करूँ या कम्युनिटी की बात करूँ, तो उसमें भी हम फ़र्क बता सकते हैं। कम्युनिटी, सपोज़ अगर एक कम्युनिटी है रिलीजन की कम्युनिटी जहाँ पर सेम रिलीजन होता है, एक कम्युनिटी है ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि ट्राइबल पीपल रहते हैं, और एक है लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जब मैं इन सभी के रूल्स पढ़ूंगा तो इनके रूल्स में लिखा होगा कि हमारी जो कम्युनिटी है वो सेम लैंग्वेज बोलती है, इनके रूल्स में भी लिखा होगा इनके भी डिफरेंट रूल्स होते हैं कि हमारे जो धर्म है या फिर रिलीजन है वो सेम रिलीजन प्रैक्टिस करता है। तो हमें ये समझ आ गया कि रूल्स किस काम में आते हैं, या फिर रूल्स का क्या काम होता है। रूल्स का काम होता है कि किन्हीं दो गेम्स के बीच में, सपोज़ ये दो गेम्स हैं या फिर दो कम्युनिटीज़, किन्हीं दो गेम्स के बीच में या दो कम्युनिटीज़ के बीच में क्या बताता है, ये फ़र्क बताता है। फ़र्क मतलब डिफरेंस, हम उसमें फ़र्क बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है एग्जैक्टली, ठीक है, और ये किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। ओके, तो रूल्स हम दो गेम्स में डिफरेंस बताने के काम आता है। सपोज़ कीजिए कि जैसे एक कम्युनिटी है जो कि लैंग्वेज यानी कि सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, सेम लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी ने अपना एक रूल बना दिया है कि हमारे जितने भी ग्रुप के पीपल हैं वो सारे के सारे सेम लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर सेम लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये वाला रूल, हम इस रूल को क्या कहेंगे, हम इस रूल को कहेंगे फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल होगा ये, क्योंकि ये एक बेसिक रूल है, इसको बेसिक भी कह सकते हैं। ये एक बेसिक रूल है, इस रूल के आधार पर ही इस कम्युनिटी को डिफ़ाइन किया गया है, राइट। तो ये एक कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, और उन्होंने अपना एक नियम कानून बना लिया है कि अगर इस कम्युनिटी का हिस्सा आपको बनना है तो आपको सेम भाषा में बात करनी होगी। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल रूल्स। कि अगर मैं इस रूल्स को ख़त्म कर दूं तो फिर कम्युनिटी का भी रेलेवेंस कुछ नहीं रहेगा, राइट। अगर मैं इस रूल्स को भी ख़त्म कर दूं, जो ये रूल है उस रूल को अगर मैं ख़त्म करता हूं तो कम्युनिटी का भी रेलेवेंस एग्जैक्टली ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ रही होगी या समझ आ रही होगी। इसके अलावा जो फंडामेंटल या बेसिक रूल होते हैं, राइट, जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स का मतलब है कि जो फंडामेंटल या बेसिक रूल्स होते हैं, अगर उन रूल्स को ख़त्म कर दिया जाए तो कम्युनिटी का रेलेवेंस भी ख़त्म हो जाता है, उस कम्युनिटी की जो वैल्यू है, कल्चर है, वो सब ख़त्म हो जाती है अगर वो रूल्स को, नियम कानून को ही हटा दिया जाता है तो, राइट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है, ये एक वर्ड है जो डिफाइन करता है फंडामेंटल रूल्स, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल से ही मिलके बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम समझते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है या कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। अभी तक हमने समझा क्या, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने समझा एक गेम है, गेम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल के अलग और क्रिकेट के अलग रूल्स होते हैं, ठीक। डिफरेंट गेम के डिफरेंट रूल्स होते हैं, इसी तरह से डिफरेंट सोसाइटी या डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट रूल्स होते हैं, ठीक। सो डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट कम्युनिटी के सोसाइटी के डिफरेंट रूल्स होते हैं। हमने कम्युनिटी को समझा, कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी एक ग्रुप होता है जिसमें शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, और जो कॉमन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, कॉमन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर किसी में कोई कम्युनिटी है जहाँ पर सेम रिलीजन फॉलो किया जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक रिलीजियस कम्युनिटी है, जिसमें सेम कल्चर या फिर ट्राइबल जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो फॉलो की जाती हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि ये ट्राइबल लोग रहते हैं और इनको ट्राइबल कम्युनिटी कह सकते हैं हम। सेम अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर सेम लैंग्वेज बोली जाती है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी कह सकते हैं। ओके, राइट। सेम डिफरेंट कम्युनिटी के, तो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग रूल्स होते हैं, हमने ये समझा। और जैसे कि गेम के डिफरेंस रूल्स होते हैं, तो रूल का वर्क होता है, रूल का काम होता है कि रूल्स हमें बेनिफिट देते हैं। हमें रूल कहाँ पर इंपॉर्टेंस होते हैं, कहाँ पर फ़ायदा होता है हमारे रूल्स का, जहाँ पर हमें फ़र्क बताना होता है। अगर सपोज़ आपसे कहा जाए कि एक कम्युनिटी है इंडियन कम्युनिटी, राइट, कौन सी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी,
इंडियन कम्युनिटी, और एक और कम्युनिटी है जहाँ पर बहुत सा इंडियन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग। एक और कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं अमेरिकन कम्युनिटी। सपोज़ अमेरिकन कम्युनिटी मैं कह देता हूँ, अमेरिकन कम्युनिटी, इसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अब मैं आपसे कहूँ कि इंडियन कम्युनिटी और अमेरिकन कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे बता पाओगे? तो आपको क्या करना होगा कि इनके रूल्स पढ़ने होंगे कि इंडिया में क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या नियम कानून हैं, और अमेरिका में क्या नियम कानून हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि ओके राइट। तो आगे चलते हैं। हमने रूल्स के बारे में समझा कि रूल्स डिस्टिंग्विश करता है, रूल्स से हमें पता चलता है कि अलग अलग गेम्स और अलग अलग कम्युनिटी में क्या फ़र्क होता है, जैसे कि इंडिया और अमेरिका। ओके, इसी तरह से एक रूल है, अगर उस रूल को हम क्या कहेंगे, किसी भी कम्युनिटी का जो बेसिक रूल होता है या फंडामेंटल रूल होता है, हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। किसी भी कम्युनिटी का बेसिक या फंडामेंटल फंडामेंटल जो रूल होता है, हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। अगर इस कॉन्स्टिट्यूटिव रूल को हटा दिया जाए तो उस कम्युनिटी का रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके बाद बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स की, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स की बात की हमने, जो कि फंडामेंटल रूल्स होते हैं। फंडामेंटल रूल्स होते हैं किसी भी कम्युनिटी के, फंडामेंटल रूल्स अगर इनको हटा दिया जाए तो उस कम्युनिटी का रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो दो कम्युनिटी हैं, सपोज़ ये एक कम्युनिटी है और ये दूसरी कम्युनिटी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं इस कम्युनिटी में, और इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक, सपोज़ ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है, और ये एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है। सपोज़ ये एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है। ओके, तो रिलीजियस कम्युनिटी की जो डिमांड्स होंगी, यानी कि जो इनकी मांगें होंगी, वो क्या होंगी, डिफरेंट डिमांड्स होंगी, डिमांड डिफरेंट होंगी इनकी, राइट। इसी तरह से जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, इसकी भी डिमांड डिफरेंट होगी, यानी कि इनकी भी कुछ अलग डिमांड होंगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे कि जो रिलीजियस कम्युनिटी है, इनकी डिमांड क्या हो सकती है, इनकी डिमांड होगी कि जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा रिलीजन है, उसको प्रिजर्व किया जाए। प्रिजर्व मतलब उसको कोई आँच ना आए, या फिर उसको बचाया जाए, उस पर कोई ख़तरा ना हो, राइट। इसी तरह से जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, उनकी क्या डिमांड होगी, उनकी डिमांड होगी कि भाई जो लैंग्वेज है हमारी, जो हमारी लैंग्वेज है, उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको भी कोई ख़तरा ना आए। ऐसा ना हो कि कल को अमेरिका के सारे लोग हमारे एरिया में आ गए और हमारे देश में आके रहने लगे, और हमारी जो लैंग्वेज है वो एकदम उसका रेलेवेंस ही ख़त्म हो जाए, राइट। तो इनके डिफरेंट रूल्स होते हैं, इनकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। इसी तरह से रिलीजियस कम्युनिटी की भी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। अब एक देश है, एक कंट्री है, एक कंट्री है जिसमें ये दोनों तरह की कम्युनिटी इस कंट्री में रहती हैं। ओके, दोनों तरह की कम्युनिटी इस कंट्री में रहती हैं। अगर इस कंट्री में इन दोनों तरह की कम्युनिटी को एक साथ रहना होगा, लिव टुगेदर, अगर ये चाहते हैं कि एक साथ रहें हम दोनों ही तरह की कम्युनिटी, तो क्या होगा कि इनकी डिमांड्स फुलफ़िल होनी चाहिए। जो डिमांड है उसको फुलफ़िल होना चाहिए। अदरवाइज सपोज़ कीजिए कि रिलीजन, जो रिलीजियस को फॉलो करते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं ऐसे लोग, वो इस कंट्री में रहते हैं और उनकी डिमांड फॉलो की जाती है, यानी कि रिलीजन को कोई आँच नहीं आएगी, बट जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता। तो क्या होगा कि लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक जो कम्युनिटी होगी वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, राइट, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। या फिर इनकी डिमांड पूरी हो रही है और इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो ये लोग फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली अगर डिमांड फुलफ़िल नहीं होगी, अगर डिमांड फुलफ़िल नहीं होगी तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर डिमांड फुलफ़िल नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बचने से, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना होगा कि कुछ ऐसा रूल बनाना होगा, कुछ ऐसा एक रूल बनाना होगा जिस पर रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल रिलीजियस कम्युनिटी, और जो हमारे पास दूसरी कम्युनिटी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, तो दोनों ही कम्युनिटी का क्या हो, एक दोनों ही कम्युनिटी इस रूल पर क्या करती हो, एग्री करती हो कि हाँ ये रूल एक ठीक रूल है और ये हमारी डिमांड को भी हमारी डिमांड को भी फुलफ़िल करता है और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी की डिमांड को भी फुलफ़िल करता है, राइट। तो हमें एक ऐसा रूल बनाना है जिस पे दोनों ही, ऑल कम्युनिटीज़ या फिर एवरी कम्युनिटीज़, ऑल कम्युनिटीज़ हैव कंसेंसस, कंसेंसस,
ठीक है, कंसेंसस को क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं सहमति। सहमति। तो ऐसे रूल्स हमें बनाने होंगे, सरकार को ऐसे रूल्स बनाने होंगे, या फिर देश में हमारे ऐसे रूल्स होने चाहिए जो डिफरेंट कम्युनिटी हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटी हैं उन सभी की डिमांड को फुलफ़िल करता हो। राइट। सो बेसिक डिमांड हैं, जो फंडामेंटल डिमांड हैं, उन सभी को फुलफ़िल करता हो। तो अगर हमने एक ऐसा रूल बना दिया जो सभी की डिमांड को फुलफ़िल करता है, एक ऐसा रूल है, सपोज़ ये रूल नंबर ए है, जो सभी की डिमांड को फुलफ़िल करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि सभी कम्युनिटी इस पर कंसेंसस दे देंगी, सहमति दे देंगी कि हाँ हम भाई इस रूल को मानते हैं। तो कंसेंसस दे दिया कि हम इस रूल को मानते हैं। अगर ये कंसेंसस को एक डॉक्यूमेंट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में ये रूल नंबर ए लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में ये रूल नंबर ए लिखा हुआ है, जिसमें एवरी कम्युनिटी ने क्या दिया है? अपना कंसेंसस दिया हुआ है, सहमति दी हुई है कि ये रूल हम इसको फॉलो करेंगे, इस रूल को। अगर सारी कम्युनिटी कंसेंसस दे देती हैं और अगर मैं उसको डॉक्यूमेंट कर देता हूँ या कि लिख देता हूँ कहीं पर, और वो एक एग्रीमेंट की फॉर्म में होता है, किसकी फॉर्म में? एक एग्रीमेंट की फॉर्म में। अगर मैं इसका एक एग्रीमेंट बना देता हूँ या फिर एक डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वाई, क्यों है ये कॉन्स्टिट्यूशन? आइए इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि हमने एक ऐसा रूल बनाया जिस पे सभी का क्या है? कंसेंसस है, सभी की सहमति है। ओके। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट में कर दूं कन्वर्ट, या फिर कहीं पे लिख दूं, या फिर इसको मैं कहूँ रिटिन फॉर्म में लिख दूं, कंसेंसस को अगर हम रिटिन फॉर्म में लेकर आ जाएं, रिटिन फॉर्म में, तो उस रिटिन फॉर्म या फिर उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे? ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ए बुक, इट इज़ ए बुक, ये एक किताब होती है, इन विच जिसमें इन विच इन विच एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रूल्स और प्रिंसिपल्स, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास एक ऐसी किताब होती है जिसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। ओके, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, वो लिखे होते हैं। सो इट इज़ ए बुक इन विच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर रिटन। ओके, इट इज़ ए बुक इन विच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर रिटन। ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिख सकें। इसको अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ ए बुक इन विच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर रिटन, एंड ऑन दैट रूल, ऑन दोज रूल या ऑन दैट रूल, एवरी एवरी कम्युनिटी एवरी कम्युनिटी एवरी कम्युनिटी हैज़ कंसेंसस, एवरी कम्युनिटी हैज़ कंसेंसस। तो ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और हर एक कम्युनिटी का उस पर कंसेंसस होता है, सहमति होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब होती है, एक रिटन में, जहाँ पर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स लिखे होते हैं। ठीक, तो हम इसी को क्या कह देते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। ओके, तो हमने इस वीडियो में बात की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आगे आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।
Hello and welcome to Adverb classes. My name is Tosif, and in this video we are covering chapter number 1 of class 8th. We are covering class 8 chapter number 1 and subject is political science और social science, right? तो जो आपकी civics की बुक है उसका जो थर्ड पार्ट है, यानी कि जो एसएसटी की थर्ड बुक है, उसका हम चैप्टर नंबर 1 इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें इसकी एक प्रीवियस वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो मैंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। तो जब आप प्रीवियस स्लाइड्स देखेंगे, जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप उसको समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन समझने के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स या फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो हमें समझना होगा वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ती है? वाई वी नीड, राइट, वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर क्या ज़रूरत होती है, या फिर हमें ही नहीं, किसी भी देश को आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो उसकी नीड क्या होती है? वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसको समझते हैं डिटेल में। ओके, तो इसको समझने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं उनके क्या होते हैं? डिफरेंट रूल्स होते हैं। अगर मैं उन रूल्स को एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दूं और उन रूल्स पर सारी ही कम्युनिटी का कंसेंसस भी होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि हर एक देश के पास ये डॉक्यूमेंट में एक बुक की फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरह से अगर मैं यूके यानी कि ब्रिटिश या फिर यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इस यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इंडिया के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है और यूके के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया के पास भी। तो इंडिया के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको क्या कहते हैं? ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर हाँ, ये फिर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी की तरह अगर मैं यूके की बात करूँ तो ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब होगा? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन दोनों टर्म्स का मतलब है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक स्ट्रक्चर वे में लिखा होता है, राइट? वो एक स्ट्रक्चर वे में लिखा होता है, या फिर वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा होता है। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखा होता है, तो उसकी हम एक बुक बना सकते हैं, राइट? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप किसी शॉप पर जाकर भी परचेज़ कर सकते हैं ये बुक। कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो आप परचेज़ कर सकते हैं किसी भी शॉप से। इसी तरह से अगर मैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, तो ये भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ये कहीं लिखा नहीं होता, ये भी लिखा होता है, रिटन होता है, बट ऑन डिफरेंट डॉक्यूमेंट, राइट? ऑन डिफरेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही किताब है, एक ही किताब में सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। बट जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक किताब में नहीं लिखा है, बल्कि उनके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसको बनाया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि एक ये किताब है, ये इसको हम आज से कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, इसमें सारे रूल्स प्रिंसिपल सब कुछ लिखा हुआ है कि देश को कैसे चलाना है। ठीक है ना? इसी तरह से अगर मैं यूके की बात करूं, तो यूके में कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि उनका जो सुप्रीम कोर्ट है, या फिर उनका जो पार्लियामेंट है, या फिर अदर जो कोर्ट्स होते हैं, या स्कीम्स, या फिर वगैरह वगैरह। तो अदर जो बॉडीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो अपने रूल्स बनाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ
जजमेंट देगी या फिर वो कुछ रूल्स बना देगी। पार्लियामेंट में कभी कोई रूल्स बन गया, या फिर कोई अदर अथॉरिटी है, कोई दूसरी अथॉरिटी, तो उसके कोई रूल्स हो गए। तो इन सभी के रूल्स किसी एक जगह पर प्रिजर्व नहीं हैं, किसी एक जगह पर किसी एक बुक में नहीं लिखे हुए हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हालांकि इसके भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लिखे हुए हैं, बट कहाँ पर लिखे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, तो इन पर लिखे हुए हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं, बट अलग अलग जगह पर लिखे हुए हैं। ठीक है ना। बट यहाँ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया के पास एक किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है। अगर आप इस बुक को ओपन करेंगे तो उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से चैप्टर्स दिए हुए हैं, और आप पढ़ेंगे तो आप इजीली भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बुक है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट इसमें इसको हम कहते हैं अनरिटन और इसको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ आ चुका होगा। ऑल राइट, सो हम समझ चुके हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं कि एग्जैक्टली वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली जो सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, उनके सभी के पास क्या होता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर रिटन नहीं कहूँगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट। तो सभी के पास क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जितनी सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, उन सभी के पास एक रिटन या फिर अनरिटन टाइप का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आप देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का क्या मीनिंग है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का मीनिंग है कि जो पावर है, सो पावर इज़ नॉट कंसर्न, पावर इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन ओनली वन ऑर्गन, वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, इसका मतलब है कि जो पावर होती है, यानी कि जो सत्ता होती है, पावर होती है, वो किसी भी एक ऑर्गन में, किसी भी सरकार के किसी एक ऑर्गन में कंसंट्रेटेड नहीं रहती है। ओके नाउ, ओके, सो पावर इज़ नॉट कंसंट्रेटेड इन ओनली वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार के किसी एक हिस्से में पावर कंसंट्रेटेड नहीं रहती है। तो सरकार के ऑर्गन क्या होते हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का क्या मतलब होता है। तो हम यहाँ पर समझेंगे ऑर्गन, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। हम यहाँ पे समझेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली मेन 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो होता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट भी बोलते हैं, पार्लियामेंट। ये क्या काम करते हैं, ये लॉज बनाते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, इसको हम कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी। ओके, सो लेजिस्लेचर क्या होता है, पार्लियामेंट मतलब ये एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है जहाँ पर लॉ बनाए जाते हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। ओके, इसी तरह से जो सरकार का दूसरा हिस्सा होता है या फिर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है, सेकंड ऑर्गन क्या होता है, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। इसमें बेसिकली क्या होती है, इसमें मेन गवर्नमेंट होती है। मेन गवर्नमेंट में कौन कौन होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह से कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर अदर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स, या फिर जो अदर काइंड ऑफ मिनिस्टर्स भी, अदर अथॉरिटीज़, राइट, अदर अथॉरिटीज़, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो वो सारे के सारे मिल के क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव उनको बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है जो नियम कानून पार्लियामेंट बनाती है उन नियम कानून को इम्प्लीमेंट कराना, राइट, इम्प्लीमेंट कराना, इम्प्लीमेंट कराना, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कराना। सपोज़ एक नियम बनाया, एक नियम है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आज के बाद लागू नहीं होगा इंडिया में या फिर किसी और देश में।
ठीक। तो इस लॉ को बनाने का काम है पार्लियामेंट के पास। अगर ये लॉ बन जाता है, उसके बाद जो नियम कानून इम्प्लीमेंट कराया जाएगा या फिर उसको लागू कराया जाएगा, या फिर उसको कैसे लागू किया जाए, देख रेख कैसे की जाए कि एग्जैक्टली कोई मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस वो काम कौन करेगा? वो काम करेगी गवर्नमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसी तरह से हमारे पास गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन होता है, उसको हम कहते हैं जुडिशरी। ठीक। उसको हम कहते हैं जुडिशरी, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को मिला के क्या होता है, गवर्नमेंट बनती है। और ये तीनों ही क्या होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जुडिशरी यानी कि जो कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो इन ये सभी क्या हैं, कोर्ट्स हैं, और इनको जुडिशरी बोलते हैं, राइट। तो ये आप समझ चुके कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो इन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। इसके पास अलग पावर है, इसके पास अलग पावर है, और इसके पास अलग पावर है। यानी कि इसके पावर लॉ लॉ मेकिंग की पावर है, पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर है, और जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर है, और जुडिशरी के पास उसको चेक करने की पावर है कि एग्जैक्टली जो रूल बना है या इम्प्लीमेंट है तो वो सही है, राइट है या रॉन्ग है, राइट। आई होप कि आप समझ चुके हैं। ओके। तो जो पावर होती है वो किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती, बल्कि सभी के पास होती है, लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास और जुडिशरी के पास। ओके। और अगर ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पर पावर एक ऑर्गन के पास नहीं है, बल्कि सभी ऑर्गन में बटी हुई है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो एक एक ऐसी कंट्री जहाँ पर पावर किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैव कॉन्स्टिट्यूशन, की सारी ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी पावर्स डिफाइन होती हैं, लिखी होती हैं। ओके। इसी तरह से अब मैं एक और मेन फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको याद रखना है। सपोज लेट्स सी हियर, हमने ये देखा कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके। तो नेक्स्ट है, नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज़ हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। अब इसका क्या मतलब है कि सारी की सारी जो कंट्री हैं, अगर मान लीजिए कि वर्ल्ड में वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, वर्ल्ड में ऑल कंट्रीज़ के पास मान लीजिए जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के पास अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसा नहीं है कि सारी ही कंट्री वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, राइट। अब इसका मतलब मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज़ हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज़ हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी ही कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है आर डेमोक्रेटिक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी ही कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक होती हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशंस तो है, बट वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, राइट। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, तो देखो, ऐसी कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, ऐसी कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं होती, राइट, डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं। सपोज़ अगर मैं बात करूँ, आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं चाइना का, राइट। चाइना एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। चाइना के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जहाँ पर लोग वोट देते हैं, पीपल वोट करते हैं, ठीक, और पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, राइट। तो आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सब ऐसी कंट्री जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो वो एक चाइना है। जैसे कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी कि लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है,
रिस्पॉन्सिबल, अगर वहाँ पे कोई भी बात होती है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम समझते हैं कि पर्पस क्या है एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेसिकली नीड ही है, पर्पस क्या है उसको समझते हैं। पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है। बेसिकली इसको आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियल्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है, कुछ आइडियल्स बताता है। क्या बताता है, कुछ आइडियल्स बताता है। और आइडियल्स क्या होता है, बेसिकली विज़न होता है, किसी भी सोसाइटी का विज़न, किसी भी सोसाइटी का गोल। यानी कि एक सोसाइटी है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहती है फ्यूचर में, एक सोसाइटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। ठीक, जैसे कि सिद्धांत, गोल, विजन क्या हो सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया में इक्वेलिटी है, समानता का अधिकार है, सभी के पास समान अधिकार है। ठीक है, तो अगर इंडिया में इक्वेलिटी है, तो इसका मतलब इंडिया के आइडियल्स क्या है, इंडिया का आइडियल है इक्वेलिटी। तो ये इंडिया का एक विजन है, गोल कह सकते हैं आप इसको, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत क्या है, इक्वेलिटी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत क्या है, इक्वेलिटी। राइट, आई होप कि आपको आइडियल्स का मतलब समझ आ गया होगा। आइडियल्स वो चीज़ें जिनके बेसिस पर पूरी सोसाइटी बनी होती है, जिनके बेसिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है। ठीक, वो वैल्यूज़ कह सकते हो आप इनको, कि ऐसी वैल्यूज़ जिनके बेसिस पर पूरी सोसाइटी ग्रो करती है। ठीक, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस फंडामेंटल नेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमें क्या बताता है, फंडामेंटल नेचर बताता है, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी कैसा है। ठीक है, क्या वो सोसाइटी एक करप्ट सोसाइटी है। ठीक है, करप्ट तो नहीं बता सकते, बट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद आपको उसकी वैल्यूज़ का पता चलता है, उसके फंडामेंटल नेचर, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आइडियल्स का पता चलता है। ठीक है, तो फंडामेंटल नेचर अगर आपको किसी सोसाइटी का जानना है, तो आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होगा। एक कंट्री में हमने देखा, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, एक कंट्री में अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि एक रिलीजन कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी हो गई, एक ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, इसी तरह से एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो गई, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। तो ये जो डिफरेंट कम्युनिटी हैं, इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट डिमांड डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। इन ये जो भी इश्यूज़ फेस करते हैं, इनके डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिमांड्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी क्या हेल्प करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करता है इन सभी सिटीज़न को, या फिर इन सभी कम्युनिटी को एग्री करने पर एक ही लॉ पर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक लॉ लिखा हुआ है, तो ये सारी ही कम्युनिटी इस पर एग्री करेंगी। क्या करेंगी, एग्री करेंगी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक लॉ है, तो उस वो सारी की सारी कम्युनिटी एग्री करती हैं, उस पर कंसेंसस देती हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं जिसमें लॉ नियम लिखे हुए हैं, तो सारी कम्युनिटी लिव टुगेदर, ऑल कम्युनिटी कैन लिव टुगेदर। तो सारी कम्युनिटी आपस में भाईचारे के साथ रह सकती है, क्योंकि नियम कानून से एक देश को चलाया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करता है टू मेक अ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हेल्प करता है एक नियम बनाने में, एक लॉ बनाने में। सो ऑल सिटीजन्स और ऑल कम्युनिटी एग्री अपॉन दैट लॉ। तो सारी कम्युनिटी क्या होती हैं, उस लॉ पर एग्री करें। ठीक, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। आइडियल्स को बताना, आइडियल्स यानी कि बेसिक वैल्यू, प्रिंसिपल, गोल, ये सारी वैल्यूज़ को बताना। जैसे कि इक्वलिटी इंडिया की एक वैल्यू है, इसी तरह से अगर दूसरी वैल्यू की बात करूँ, तो फ्रीडम भी क्या है, इंडिया की एक आइडियल है, फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ सपोज फ्रीडम ऑफ
religion, every kind of freedom is mentioned in the constitution which is relevant to Indian society, right? सो नेक्स्ट अगर मैं पर्पस की बात करूं, अगर मैं दूसरे पर्पस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो दूसरा क्या पर्पस हो सकता है इंडियन सोसाइटी का? ओके, सपोज अगर मैं सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस की बात करूं, तो इट डिफाइंस, सो टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। सो अगर आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपके पास क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी कंट्री में, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया होगा। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी हम जान सकते हैं कि एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब होता है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसा है वहाँ पर, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार किस प्रकार से चलाई जाती है उस कंट्री में। अगर आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के ये बता सकते हैं कि किसी कंट्री में टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या है या उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अर्लियर यानी कि पहले क्या होता था कि नेपाल में, अगर मैं नेपाल की बात करूं तो पहले नेपाल में किंग राज करते थे, राइट? किंग राजा थे और उन्हीं का रूल चलता था, वो रूल करते थे, वही रूलर थे। तो ये पहले की बात है अर्लियर, बट अगर मैं आज के समय की बात करूं तो नेपाल में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी है इनके पास, ठीक है? इनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब वो गवर्नमेंट, उनके पास जो सरकार है वो डिफरेंट ऑर्गन में पावर को बांट दिया गया है, राइट? लेकिन जो पहले जो किंग था, राजा था, तो वो क्या था, वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करता था भाई, जिसे जो करवाना है वो जिसे जो करना है वो करता रहे, लेकिन किसकी चलेगी? राजा की ही चलेगी अल्टीमेटली, ठीक है ना? तो हम ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं, मोनार्की, ठीक है? या फिर मोनार्की, जहाँ पे एक मोनार्क होता है, मोनार्क मतलब एक राजा होता है, वो अपना मनमानी करता है, अपनी चलाता है अपने ही देश में, ठीक है ना? तो ये तो हो गई बात नेपाल की, ठीक। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कौन सा सिस्टम है? इंडिया में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी कि इंडिया में डेमोक्रेसी तो है ही है, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट फॉर्म में है, जहाँ पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है। पार्लियामेंट क्या बनाती है? लॉज बनाती है। तो हम इसको कहते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो हमें समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है, आइडियल्स को डिफाइन करना, आइडियल्स का पता लगाना, और कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है किसी भी कंट्री का। ओके, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अदर बेनिफिट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें और भी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों बेनिफिट होता है, क्योंकि ये एक गाइडलाइन देता है, एक गाइडलाइंस देता है ताकि सभी की सेफ्टी, ताकि सभी की सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइडलाइन की तरह प्रोवाइड कराता है ताकि डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर सके। जो सरकार होती है, सरकार क्या डिसीजन लेगी, तो वो क्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल हैं उनके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिए जाते हैं। ओके, तो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है एक कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद अगर मैं एक डेमोक्रेसी की बात करूँ, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री या इन ए डेमोक्रेसी, इन ए डेमोक्रेसी, अगर मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करूं, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होता है, रिस्पॉन्सिबल लीडर,
रिस्पॉन्सिबल लीडर होता है। रिस्पॉन्सिबल लीडर का मतलब ये होता है कि अगर वो कोई भी डिसीज़न लेता है तो वो लोगों को बताएगा कि उसने ये डिसीज़न क्यों लिया। ठीक है ना। अगर वो डिसीज़न का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने ये डिसीज़न लिया और मेरी ही गलती है। राइट। तो एक डेमोक्रेसी में एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होता है। रिस्पॉन्सिबल लीडर होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी में क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यानी कि आप किसको रिस्पॉन्सिबल हैं? ठीक है। तो ये पीपल को रिस्पॉन्सिबल है, पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया की जो जनता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनको बताएंगे कि हाँ ये मेरी गलती है। तो वट एवर द रीज़न, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सरकार की होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? नेता की होगी, जो लीडर हैं। ठीक है ना। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। और ये रूल्स कहाँ लिखे होते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं बेसिकली। ठीक है ना। इसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड करता है हमें मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी से। सेफ गार्ड, सेफ गार्ड मतलब बचाता है हमें किससे? अगेंस्ट अगेंस्ट मिसयूज़ मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी की बेसिकली जिसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है। ओके। अथॉरिटी वो बॉडी होती है, वो कम्युनिटी या ग्रुप होता है जिसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है। सपोज़ जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ अथॉरिटी की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस एक अथॉरिटी है ना। पुलिस या फिर मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे ही लोग क्या हैं? ये अथॉरिटी इनके पास होती है कि वो कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। बट उनके जो डिसीजंस होते हैं वो लिमिट में होने चाहिए। यानी कि एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि पुलिस है तो कुछ भी कर सकती है, या फिर कोई मिनिस्टर है तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। बट ऐसा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफ़ाइन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सारे की सारे लोगों की जो अथॉरिटी, सारे ही अथॉरिटी की जो पावर है वो लिमिटेड पावर है। किसी के पास अल्टीमेट पावर नहीं है, किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अगर कोई भी पावर का मिसयूज़ करता है, अगर कोई भी पावर का मिसयूज़ करता है कोई भी अथॉरिटी, तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास सेफ गार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट। कोर्ट क्या करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट बताएगा कि देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये रूल लिखा है लेकिन तुमने ये फॉलो ही नहीं करा। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उस अथॉरिटी की होगी। तो इस कारण से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी होती है जब भी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी होता है। ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देता हूँ कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी से हम क्या समझ सकते हैं? तो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है। आपके पास एक क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ये क्लास है, इसमें एक मॉनिटर है। ये कौन है? मॉनिटर। ठीक है। सपोज़ आपकी क्लास में जो मॉनिटर है वो एक पर्सन को, या एक बॉय को, एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है, वो इनोसेंट पर्सन है या इनोसेंट बॉय है। ठीक। इनोसेंट है। उसने क्या करा? मॉनिटर ने एक शिकायत कर दी प्रिंसिपल के साथ कि भाई इसने कुछ गलत किया है। और क्या होगा फिर? प्रिंसिपल इसको क्या करेगा? पनिशमेंट करेगा, पनिश करेगा इसको। ठीक। मॉनिटर ने क्या किया? अगर वो मॉनिटर है, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा है, या कर रहा है जानबूझ के। अगर वो मिसयूज़ करता है, यहाँ पर मिसयूज़, उसको एक पावर दी गई है कि भाई तुम मॉनिटर हो, तुम क्लास को देख रेख करो। अगर वो इस पावर का मिसयूज़ करता है तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी इस इनोसेंट बच्चे को। ठीक है। इसी को हम कहते हैं पावर का मिसयूज़ करना, पावर्स मिसयूज़। ठीक। अगर इसको, ये तो हमने बात की क्लास का एग्जांपल लिया। अगर मैं इसको बात करूं, एक मिनिस्टर, आपके आपके जो सिटी है वहाँ पर एक मिनिस्टर है, या फिर आपके शहर में एक जो मिनिस्टर है, वो भी पावर का मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है। पावर का मिसयूज़ कर सकता है।
कैसे करेगा वो पावर का मिसयूज़? जैसे कि सपोज़ कीजिए कि एक गवर्नमेंट टेंडर है, अगर उसके पास कोई जाता है कि हमें दे दो वो टेंडर, बट वो उसको रिजेक्ट कर देता है इंटेंशनली, जबकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ही उसके फेवर में हैं। ठीक है ना? तो एक मिनिस्टर डिनाई कर सकता है, मना कर सकता है किसी भी काम के लिए, फेयर प्रोजेक्ट के लिए। अगर कोई चीज़ फेयर है फिर भी वो उसको मना कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वो पावर का मिसयूज़ होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर आप समझना चाहें कि मान लीजिए मिनिस्टर है, उसके पड़ोसी से उसकी अच्छी बनती नहीं है, तो वो क्या करेगा, मिनिस्टर पड़ोसी को धमका देगा, है ना? तो ये भी क्या है, मिनिस्टर, ये भी पावर का मिसयूज़ है, पावर का मिसयूज़ है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मिनिस्टर है, मिनिस्टर के साथ कोई भी किसी के साथ फ़ाइट हो जाती है, तो वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बोलता है कि भाई तुम इनकी शिकायत मत लिखना, है ना? तो वो पुलिस स्टेशन को धमका सकता है। तो मिनिस्टर के पास जो पावर होती है वो इसका गलत इस्तेमाल करता है। इसी को हम कहते हैं मिसयूज़ ऑफ पावर। ठीक, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी बट आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी बट आप अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर समझ आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, राइट। सो फंडामेंटल राइट्स देता है। फंडामेंटल राइट किसके लिए होते हैं, ऑल सिटीजन्स के लिए, सभी के लिए होते हैं। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो पुअर है, इलिटरेट है, या फिर कोई गांव में रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए एक फंडामेंटल राइट दिया जाता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, अगर ये फंडामेंटल राइट दिया जाता है तो ये सभी के लिए लागू होता है, सभी को समानता का अधिकार है। ठीक है ना? इसी तरह से इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता आपस में। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, कि जो सोसाइटी है, आपके साथ जो लोग रहते हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन मत करो, आपस में भेदभाव मत करो, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई गरीब है कोई अमीर है, इस तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। ठीक है ना? इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प किस में करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है, हमें बचाता है किससे, एवरी टायरनी से या फिर एवरी अथॉरिटी के मिसयूज़ से, सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है मिसयूज़ ऑफ पावर से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है ना? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों बेनिफिट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे सपोज़ कीजिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफगार्ड करता है या फिर हमें बचाता है किससे, डोमिनेंट ग्रुप से भी बचाता है। जैसे कि डोमिनेंट ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूशन में नियम कानून है कि भाई जो डोमिनेंट ग्रुप है, यानी कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास ज़्यादा लोग हैं, मेजॉरिटी पीपल क्या करेंगे, मेजॉरिटी पीपल किसी लेस पावरफुल पीपल पर अपना डोमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, लेस पावरफुल पीपल, जो लेस पावरफुल पीपल हैं यानी कि कम ताकतवर लोग हैं, उन पर जो ताकतवर लोग हैं वो डोमिनेट नहीं कर सकते। यानी कि डोमिनेट करना, अपना हक जमाना, यानी कि अपनी बात मनवाना। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन के पास। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह की वैल्यूज़ प्रमोट की जाती हैं कि जो मेजॉरिटी में लोग हैं, मेजॉरिटी का मतलब जिसके पास नंबर ऑफ़ पीपल्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ पीपल्स अगर मोर हैं, मैक्सिमम है, तो उसको हम कहेंगे मेजॉरिटी। अगर ज़्यादा लोग किसी के पास है, मान लीजिए आपकी सिटी में दो लोग हैं, एक लोग को मान लीजिए एक क्लास है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, इसमें 100 लोग हैं। ठीक है, अब मॉनिटर कौन बनेगा, ए पर्सन बनेगा या बी पर्सन बनेगा। सपोज़ ए पर्सन के साथ तो 70 लोग हैं और बी पर्सन के पास 30 लोग हैं, तो जो ए है ना वो मेजॉरिटी में है, उसको कहा जाएगा कि ये मेजॉरिटी ग्रुप है। ओके, और इसको कहा जाएगा ये माइनॉरिटी ग्रुप है, क्योंकि इसके पास लोगों का सपोर्ट कम है। ओके। इसी तरह से जो लेस पावरफुल पीपल हैं, अब क्या होगा, सपोज़ इसी क्लास में सपोज़ ये बॉयज़ हैं, ठीक है, ये गर्ल्स हैं,
ठीक है, अब टीचर बोलता है कि आपको कुछ स्पोर्ट के नाम दिए जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल, दो गेम के नेम दिए जाते हैं। तो अब टीचर बोलते हैं कि भाई आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि आज कौन सा गेम खेला जाएगा। ओके, बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ के पास ज़्यादा नंबर हैं, 70 लोग इसके सपोर्ट में हैं, बॉयज़ के सपोर्ट में, तो क्या होगा, बॉयज़ अपनी मनमानी कर सकते हैं। बॉयज़ कहेंगे नहीं भाई हमें तो क्रिकेट ही खेलना है, लेकिन गर्ल्स कहेंगी नहीं हमें फ़ुटबॉल खेलना है। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में कौन है, गर्ल्स हैं। अगर माइनॉरिटी में गर्ल्स हैं तो इनके इंटरेस्ट 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 या फिर विल, यानी कि जो गर्ल्स चाहती हैं वो तो फुलफ़िल हो ही नहीं रहा, गर्ल्स की डिमांड तो फुलफ़िल हो ही नहीं रही, यहाँ पे तो सिर्फ बॉयज़ की चल रही है ना, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है। तो हमें इससे ये पता चला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के सिस्टम को भी रोकता है कि किसी एक डोमिनेंट ग्रुप को फ्लरिश ना किया जाए। ठीक है ना। सो सो कॉन्स्टिट्यूशन ensure ensure that dominant a dominant group constitution ensure that a dominant group does not use its power uh, against against other less powerful people। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है या मेजॉरिटी में जो ग्रुप है वो लेस पावरफुल पीपल के खिलाफ पावर का इस्तेमाल ना कर सकें। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन इससे रोकता है, ऐसे नियम कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बने हुए हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, मेजॉरिटी में जो बॉयज़ हैं वो अपना हक जमा लेते हैं, डोमिनेट करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से गर्ल्स माइनॉरिटी में होती है तो उनके इंटरेस्ट को फुलफ़िल नहीं किया जाता। तो इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल्स देता है, वो रूल्स हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं, वो इंश्योर माइनॉरिटी नॉट एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है कि बाहर निकाल देना। यानी कि अब इस गेम में पता है क्या हो रहा है, इस गेम में हो रहा है कि आपने गर्ल्स के जो इंटरेस्ट है, गर्ल्स की जो डिमांड है उसको तो कोई कंसीडर किया ही नहीं, यानी कि गर्ल्स को एक्सक्लूड कर दिया आपने, है ना। तो रूल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं, माइनॉरिटी के रूल्स हैं, उनको एक्सक्लूड ना किया जाए। ओके, तो ये प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट दिस दिस काइंड ऑफ टायरनी। टायरनी क्या होता है, टायरनी मीन्स अत्याचार। ठीक है, जो मेजॉरिटी अत्याचार करती है माइनॉरिटी के ऊपर, उसको रोकने के लिए कौन सामने आता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सामने आते हैं। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं जो कम्युनिटी का डोमिनेशन होता है, ठीक है ना, अगर मैं डोमिनेशन की बात करूं, कम्युनिटी के अंदर जो डोमिनेशन होता है तो वो दो प्रकार का होता है। जैसे कि एक को आप कहते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी पर डोमिनेशन करेगी या डोमिनेट करेगी, यानी कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे अपना हक जमाएगी। जो ये कम्युनिटी चाहेगी वही बी कम्युनिटी को मानना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा टाइप का जो डोमिनेशन होता है वो होता है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक प्रकार की जो कम्युनिटी है इसमें ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, अब इस कम्युनिटी के अंदर ही कुछ लोग हैं वो
पूरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेशन करेंगे। यानी कि इसमें इसमें जो कुछ, मान लीजिए ये ए है और ये बी ग्रुप है। इस ए कम्युनिटी में कुछ लोग हैं ऐसे जो क्या करते हैं, हक जमाते हैं पूरी की पूरी कम्युनिटी पर, राइट। जो अपने आप को लीडर समझते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह वगैरह करते हैं, या फिर लोग अपने आप को पावरफुल समझते हैं, तो वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही डोमिनेट करते हैं। ओके, ये छोटा सा एक ग्रुप इस पूरी अपनी ही कम्युनिटी को डोमिनेट करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी के अंदर ही डोमिनेशन हो रहा है, और यहाँ पर है इंटर कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर डोमिनेट कर रही है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। ओके, इसके बाद आगे स्लाइड चलते हैं। आगे हम समझेंगे कि रीज़न वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक कई सारे रीज़न समझ चुके हैं, समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली हमें नीड क्या है, वाई वी नीड, हमें क्यों नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो सपोज़ एक मेन, हाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत है, तो एक मेजर इम्पोर्टेंट ज़रूरत हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि इट सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। हमने बहुत सारे रीज़न समझ लिए, बहुत सारी पॉइंट समझ लिए कि हमें क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सेव करता है हमें हमसे ही। ठीक है, थोड़ी सी समझाने में आपको डिटेल में समझाता हूँ इसको आगे, बट आप इस लाइन का मतलब क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, इट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेव करता है हम ही से। अब हम ही से कॉन्स्टिट्यूशन हमको कैसे सेव करेगा, उसका एग्जाम्पल या उसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी टाइप आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे शबनम नाम की एक गर्ल है, तो उसका क्या है कि कल, टुमारो टुमारो एक टेस्ट है। ठीक है, उसका एक टेस्ट है कल, अब उसको पढ़ना है, ठीक है ना। बट घर में क्या है, घर में टीवी चल रही है, ठीक है, लेकिन उसका फेवरेट कार्टून भी आ रहा है या फेवरेट सीरियल आ रहा है, ठीक है, उसका देखने का मन भी है। उसके पेरेंट्स देखते हैं टीवी टीवी अभी कौन देख रहा है, उसका पेरेंट्स देख रहे हैं। बट वो अपने आप को रोक रही है, वो अपने आप को पूरी कोशिश कर रही है कि मैं टीवी ना देखूं, क्योंकि अगर टीवी देखने लगे तो भाई फिर कल कौन टेस्ट देगा, टेस्ट में नंबर कैसे आएंगे, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि टीवी देखने से शबनम खुद को रोक रही है, क्योंकि अगर उसने खुद टीवी देखने लगी तो उसके नंबर ख़राब हो जाएंगे। तो उसने क्या कहा अपने पेरेंट्स से कि पेरेंट्स सारी टीवी बंद कर दो, कोई भी टीवी मत देखो। तो जब कोई भी नहीं देखेगा तो हम भी नहीं देखेंगे। यानी कि रूल्स जो है सभी पर लागू करा दिया उसने, ठीक है, ऑल सिटीजन्स पर। यानी कि सभी लोगों पर वो रूल लागू होगा, मतलब टीवी ही बंद कर दो। ओके, इसी तरह से अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल या फिर अगर मैं पॉलिटिकल एग्जांपल आपको दूं, तो वो ये हो सकता है कि एक डेमोक्रेसी कंट्री है, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर लोगों का राज चलता है। सपोज़ कीजिए कल को क्या होगा कि लोग कहेंगे कि भाई जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो तो बहुत स्लो है ना, यहाँ पर हेल्थ सिस्टम बहुत बेकार है, हेल्थ केयर सिस्टम बेकार है, करप्शन बहुत है। करप्शन मतलब जहाँ पर भी जाओ नेता करप्ट हैं, या फिर पुलिस वाले करप्ट हैं, या फिर कोई अदर बॉडी सब करप्ट हैं। तो करप्शन बहुत सारा है, ये देखने को मिलता है। इसके बाद वॉर्स हैं, यानी कि युद्ध छिड़ जाए तो हमारी कंट्री लड़ नहीं सकती अगर डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पर पीएम है, या फिर कैबिनेट है, फिर पार्लियामेंट है, फिर जुडिशरी है, और फिर एग्जीक्यूटिव है। यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं सरकार के, तो ये सब लोग आपस में मिलते हैं तब जाके एक डिसीज़न ले पाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लोगों ने क्या कहा कि भाई ये डेमोक्रेटिक सिस्टम हटा दो, अब तुम क्या लेकर आ जाओ, एक मोनार्की लेकर आ जाओ, यानी कि एक वन पर्सन रूल कर दो। यानी कि एक ऐसा इंसान बना दो जो सिर्फ एक अपना रूल बनाए, और वो स्पीड से डिसीज़न ले, ठीक है ना, स्पीड से डिसीज़न ले। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ये क्यों हो रहा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ही कैसे बचाता है। तो जो एक कम्युनिटी है, मान लीजिए ये एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि अब हम
कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब हम क्या हैं कि हमारा ये एक लीडर है और यही हमारे सारे डिसीज़न लेगा। अगर लड़ाई हो गई किसी के साथ तो ये लड़ेगा, मतलब ये डिसीज़न लेगा। करप्शन, हेल्थ केयर सिस्टम स्लो है तो ये बहुत फास्ट हो जाता है। एक पर्सन अगर रूल करता है तो बहुत फास्ट होता है, यानी कि ये हम राजा बना लेते हैं अपना, तो ये होगा। अब ऐसी सिचुएशन में पता है क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जो दूसरे ग्रुप होते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप होती है, उसके तो फिर इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं होता ना, है ना। इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन भाई ये कहता है कि भाई तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम एक पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं कर सकते हमारी कंट्री का। क्या नहीं कर सकते? पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते कि कल को तुम कहो कि भाई पीएम को हटा दो, पीएम को हटा दो, एक राजा लेकर आ जाओ, एक राजा बना दो अपने देश में, पीएम हटा दो। क्योंकि पीएम और बाकी के जो सारे लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो बहुत स्लो काम करते हैं। राजा होगा वो सिर्फ अपना एक धाकड़ से एक बार में ही डिसीजन लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम तुम ऐसे नहीं हटा सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये क्या है, ये हमारी कंट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि जिस बेस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिस पर हमारी नींव खड़ी है, जिस पर हमारी सोसाइटी वैल्यू करती है, यानी कि हमारी सोसाइटी जिस तरह से चलती है। तो हमारे जो फोर फादर थे, यानी कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जैसे कि B.R. अम्बेडकर, है ना, ऐसे जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी, जहाँ पर लोग यानी कि पीपल का राज चलेगा, लोगों का राज चलेगा। और सरकार कैसी होगी, और जो गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। अगर गवर्नमेंट कोई भी गलत डिसीज़न लेती है तो वो लोगों को जवाब देगी कि हमने ये डिसीज़न क्यों लिया। लेकिन अब लोग ही खुद ही कहने लगे कि भाई नहीं नहीं, हमें तो एक राजा चाहिए। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन आगे आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस चीज़ को मना करते हैं कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, आई होप कि अभी आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। आगे हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। So we will see you in the next video. Okay. Hello guys, so we are back, and in this video we will continue our lecture, and we will continue from the misuse of authority। पावर का कैसे मिसयूज़ करती हैं, और हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन
एग्जैक्टली क्यों ज़रूरी होता है, और उसका हमने एक फैक्टर देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेव करता है हमसे ही, राइट, हमसे ही सेव करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स की हम बात करेंगे, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हम कुछ की फीचर्स की बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 2 इयर्स, 2 इयर्स एंड 11 मंथ एंड 18 डेज, 18 डेज, तो इतना समय हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। ठीक है, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। अब जो समय था, यानी कि जो डेट थी, अगर आप जो डेट है वो अगर आप याद कर सकें, जैसे कि एग्जैक्ट डेट नहीं बट आपको सन याद रख सकते हैं, जैसे 1946 में बनना शुरू हुआ था और 1949 तक ये अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स, लगभग 3 साल का समय लग गया था, क्योंकि 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगभग 3 साल का समय होता है। तो 1946 से 1949, यानी कि 1946 से 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था इस बीच में। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग लगभग 300 लोगों की ज़रूरत थी, या फिर 300 लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब मिलके बनाने का मतलब होता है कि उन्होंने अपने थॉट्स दिए थे, आइडियाज़ दिए थे, अपने विचार दिए थे, है ना। तो हर एक पर्सन के विचार को कंसीडर किया गया था, और जिसके भी विचार बेटर थे तो उसको इन्वॉल्व किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, जैसे कि इक्वलिटी की वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये आइडियल्स है ना। हमने फर्स्ट स्लाइड में या फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इक्वलिटीज़ टू, जस्ट 1 मिनट, इक्वलिटी, ये होगा इक्वलिटी, ओके, इक्वलिटी टू ऑल सिटीज़न, इक्वलिटी टू ऑल सिटीज़न। इसके बाद हमने ये भी जानते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये अभी फीचर की बात नहीं कर रहा हूँ बट ये बेसिक फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक फैक्ट्स जो कि आपको याद रखने हैं, ताकि आप जब एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो आप इनको लिख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा नंबर पाएँ। ओके, तो एक और फैक्ट आप कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें उसी समय यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हमें दिया गया उसी समय, और कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया इसको। इसका मतलब ये होता है कि आप वोट दे सकते हैं अपने लीडर को, अपने नेता को, अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो, राइट। 18 साल से बड़े युवक के लिए, 18 साल से बड़े इंसान के लिए, पीपल के लिए, सिटीज़न के लिए वोट देना अ, उनका हक है, राइट, राइट दे दिया गया कि आपको वोट देने का अधिकार है। ओके, इसी तरह से इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इलेक्शन, इलेक्शन में अगर सपोज कीजिए इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इन इलेक्शन, तो इलेक्शन के अंदर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि सपोज़ आप अगर एक इलेक्शन चाहते हैं, आप इलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको इलेक्शन लड़ना होगा। ओके, तो आपके पास भी अधिकार है, यानी कि भारत का कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीज़न इलेक्शन लड़ सकता है, कोई सा भी। ओके, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, माइनर कंडीशंस, बट ऑल ओवर एवरी पर्सन इज़ एलिजिबल, राइट, एवरी पर्सन इज़ एलिजिबल। ओके, इसके बाद हम करते हैं बात, अगर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दी गई हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, राइट। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मतलब कि सोसाइटी जो गवर्न की जाएगी, सोसाइटी जो गवर्न की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी,
गवर्न की जाएगी पीपल के द्वारा, पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा सरकार लोगों के द्वारा सोसाइटी गवर्न की जाएगी। और सरकार जो होगी वो कैसी होगी, गवर्नमेंट कैसी होगी, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब जो अगर उनके डिसीजंस होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोगों के लिए, लोगों को बताएंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया था। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं और उनके कैसे उनको चलाना है, डिफरेंट ऑर्गन को, डिफरेंट रूल्स फॉर ऑर्गन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अलग अलग जो ऑर्गन है, हमने सेकंड स्लाइड में बात की थी कि जो फर्स्ट स्लाइड में बात की थी या फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इसके तीन, जैसे कि लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है, तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। तो तीनों ही ऑर्गन के अलग अलग पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। ओके, तो आई होप ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स आपने जान लिए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस की, राइट, चैलेंजेस की। ये कौन से चैलेंजेस हैं? ये चैलेंजेस वो चैलेंजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या मतलब है मैं आपको अभी बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु मेक हु मेड और हु मेड कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, और हु बिल्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लोग, वो मेंबर्स, वो कौन लोग थे? 300, लगभग 300 लोग थे ना मेंबर्स। तो उनका मिला के 300, लगभग इतने सारे लोगों का मिला के एक ग्रुप बनाया गया। उस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, जो कि 1946 से 1949 के बीच में उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमें दिया। ओके, अब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे या जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उस वक्त उनके सामने कुछ चैलेंजेस थे, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ थी या कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिनको उनको देखना था, यानी कि उनको भी कंसीडर करना था। ठीक है ना? जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं चैलेंज की बात करूँ तो हमारा जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, वो एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स हैं। हमारे पास बहुत तरीके के रिलीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, है ना, और ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और कल्चर भी बहुत सारे अलग अलग हैं, बहुत तरीके के कल्चर हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं हमारी, है ना। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे डिफरेंट लैंग्वेज हैं, नॉर्थ इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो हमारे पास बहुत तरीके के रिलीजन हैं, कम्युनिटी हैं, कल्चर, लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरीके की डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कोई भी, जहाँ पर बहुत प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, राइट, जैसे कि रिलीजियस कम्युनिटी और कल्चरल कम्युनिटी, लैंग्वेज बेसिस पर जो कम्युनिटी है, तो बहुत तरीके की लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर हर तरीके का इंसान होता है। ठीक है ना? तो ये एक चैलेंज था उनके आगे कि अगर हर तरीके का इंसान है, इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी डिमांड्स को कैसे मीट किया जाए, किस तरीके के रूल बना जाए ताकि सारे जो रिलीजन हैं, सारे जो कम्युनिटी हैं, लैंग्वेजेस हैं, इनको मानने वाले लोग अपना कंसेंसस दे पाएँ उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, राइट। सो इसके आगे अगर मैं दूसरे चैलेंज की बात करूं तो वो टर्मोइल था जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। विभाजन मतलब पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान में, तो इंडिया का जब अल्टीमेटली इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, तो उस वक्त हमें देखने को मिला था बहुत सारा टर्मोइल, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी फाइट, लड़ाइयाँ इधर उधर, है ना। कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी था कि लोग डरे हुए थे कि क्या होगा, अब आज़ादी तो हमें मिल चुकी है, या फिर अंग्रेज़ तो चले जा चुके हैं हमारे इंडिया से, बट अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट होगी। और जो टर्मोइल है, पाकिस्तान नया देश एक और बन गया है इंडिया से ही अलग होकर।
तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिले, तो वो भी एक चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने टर्मोइल जो हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान में, देश में जो टर्मोइल हो रहा था, वो भी एक चैलेंज था। तो कौन से राइट्स उसमें इंक्लूड करने होंगे ताकि ऐसे टर्मोइल दोबारा ना हो, या फिर उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके, तो ये सारे चैलेंजेस थे। इसके अलावा अगर मैं एक और चैलेंज की बात करूँ तो वो था प्रिंसली प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड princely state remained undecided अनडिसाइडेड। तो क्या हुआ था कि जो इंडिया था हमारे पास, सपोज में अगर इंडिया का मैप सपोज इस तरह से होगा, ठीक। तो ये अगर हमारे पास इंडिया है तो इसमें क्या होता था कि पहले एक पूरा इंडिया नहीं था, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट थे। सपोज़ ये स्टेट थे, उनको हम प्रिंसली स्टेट कहा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर राजा लोग रहते थे, राजा लोग राज करते थे, तो वो प्रिंसली स्टेट होते थे। उनके राजकुमार प्रिंस जो होते थे वो प्रिंसली स्टेट बनाते थे और वो अपने रूल करते थे, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो कई सारे प्रिंसली स्टेट थे वो ये कहते थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जो अलग हो गया है वो अलग होने दो, बट हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम इंडिया में रहें या फिर हम पाकिस्तान की साइड हो जाएं। तो वो लोग अनडिसाइडेड थे। तो इंडिया के जो कुछ लीडर थे, महान लीडर, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, तो इन लोगों ने बहुत काम किया था ताकि ये सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया में ही आ जाएं, ना कि पाकिस्तान की तरफ चले जाएं। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी थी और बहुत लोगों से मिले थे, बहुत मीटिंग करी थी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत अलग थी। और अगर मैं बात करूं आज से, अगर मैं कंपैरिजन करूं, सोशियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती थी। और इंडिया भी वॉर था, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर भी किया था और टर्मोइल देखने को मिला था जैसे ही अंग्रेज़ गए थे। अंग्रेज़ बहुत सारा जो मटेरियल है, जो बहुत सारा वेल्थ है, जो बहुत सारा वेल्थ है, उन्होंने वो लूट कर भी अपने देश ले गए थे। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो वहाँ की इकोनॉमिक यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद से ही सस्टेन कर पाए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि लोगों को कौन से बेनिफिट दिए जाएं, कैसे उनकी इकोनॉमिक हालत को सुधारा जाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, या फिर वेलफेयर की बात करी गई है, लोगों के भलाई की बात करी है, कि कल्याण की बात करी गई है, राइट। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे चैलेंज, जैसे डाइवर्स कंट्री थी, टर्मोइल था, और प्रिंसली स्टेट ने अनडिसाइडेड थे तो उनको इंक्लूड करना था। इसी तरह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अलग थी। तो हमने ये देखा, क्या देखा, हमने देखा चैलेंजेस, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना। ओके, जस्ट 1 मिनट नाउ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव अस ए विजनरी डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव अस ए विजनरी विजनरी डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें क्या दिया, एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए एक विज़न सेट करता हो, राइट। एक विज़न दिया, एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया। और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात करता है, कि जो हमारी डिफरेंट डाइवर्सिटी है, कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। तो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स की बात की गई है, ठीक है ना। तो इस डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए, क्यों मेंटेन किया जाए,
ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपसे बात की थी फर्स्ट स्लाइड में, कि जब डिफरेंट काइंड की कम्युनिटी होती हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उनकी डिमांड्स भी अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग डिमांड होती हैं। अगर उन अलग अलग कम्युनिटी की डिमांड्स ही मीट नहीं होती हैं तो क्या होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर सिविल वॉर्स होते हैं। ओके। तो डाइवर्स कम्युनिटी अगर है किसी भी कंट्री में, तो उनकी डिमांड्स को मीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जो एक नेशनल यूनिटी है, नेशनल यूनिटी मतलब कि हमारा जो देश है वो एकजुट रहे। एकजुट, एकजुट मतलब ऐसा ना हो बिखर के अलग हो जाए। क्योंकि अगर बहुत सारी कम्युनिटी हैं, रिलीजियस कम्युनिटी है या फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, अगर ये सारे के सारे अपनी अलग अलग डिमांड करने लगेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और हमारी कंट्री बिखर जाएगी। इसलिए क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आइडियल्स की बात की है, जिससे कि हमारे नेशन यानी कि एक कंट्री हमारी एकजुट रहे, हमेशा यूनिटी बनी रहे। इसी तरह से आपने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारे जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी तो हमारी कंट्री की जो मेन वैल्यू है, अगर आप बात करेंगे तो वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है बट फिर भी हम एकजुट रहकर रहते हैं, एकजुट मिलकर रहते हैं। ओके। और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अलग प्रिंसिपल्स और अलग आइडियल्स की भी बात की गई है, कुछ अलग आइडियल्स की भी बात की गई है। जैसे कि हमने देखा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी इंडिया की, तो पोवर्टी यानी कि जो गरीबी है उसको हटाने की भी बात कही है, पोवर्टी इरेडिकेशन। इरेडिकेशन पोवर्टी इरेडिकेशन की भी बात की जा चुकी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि इसमें सरकार, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं जो क्या करते हैं, जो गाइड करते हैं, क्या करते हैं, गाइड करते हैं, किसको करते हैं गाइड, गवर्नमेंट को, जो सरकार को गाइड करते हैं कि भाई तुम ऐसी स्कीम्स और ऐसे लॉज बनाओ ताकि जो गरीबी है उसको हटाया जा सके। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऐसे कुछ प्रोविजंस इंक्लूड किए गए जो गाइड करते हैं सरकार को कि कुछ ऐसी स्कीम्स, लॉज और प्रोग्राम्स बनाने के लिए ताकि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके। आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितनी मेहनत की थी कि हमें एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया गया। इसके अलावा डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन किया है हमारी कंट्री ने, क्योंकि हम मानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आइडियल्स जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक पॉवर्टी इरेडिकेशन का भी हमें एक प्रोविज़न दिया है, जो डीपीएसपी में आता है। वो थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट क्लास की बात है। जैसे आप 10th में या 12th में आएंगे तब आप समझेंगे उसको। बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया था कि पॉवर्टी इरेडिकेशन भी होना चाहिए, यानी कि जो गरीबी है उसको कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। और उसके लिए प्रोविज़न दिए गए ताकि वो सरकार को गाइड करें और नई नई स्कीम्स और लॉज, नियम कानून बनाए जाएं ताकि लोगों का भला हो। ओके। इसी तरह से जो हमने देखा कंसर्न थे या चैलेंजेस थे, जैसे कि डाइवर्सिटी है, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी ही सारी क्या है, कंसर्न से या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। ओके। इसके बाद हम जल्द ही से शॉर्ट में जस्ट की फीचर्स की बात कर लेते हैं। की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अगर मेन की फ़ीचर की बात करूं तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे कहता है कि जो इंडिया है वो एक कैसी कंट्री है, वो एक फेडरल कंट्री है, या फिर फेडरलिज्म की वैल्यू हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, फेडरलिज्म की वैल्यू देता है। ओके। फेडरलिज्म, तो इंडिया में फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म का मतलब कि एक सेंटर होगा, सेंटर जिसको हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर। राइट। हेड मतलब जो चीफ होता है, मेन मेन पर्सन कौन होगा यूनियन गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, आपने सुना होगा डिफरेंट काइंड की स्टेट हैं इंडिया में,
जैसे कि पंजाब, पंजाब, राइट, यूपी, आपने सुना होगा यूपी, इसी तरह से महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, आंध्रा, तमिलनाडु, है ना, तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और वो स्टेट की सरकार को, यानी कि राज्य जिसको बोलते हैं, तो वो राज्य की सरकार को संभालेंगे। और सेंटर कहते हैं केंद्र, यानी कि केंद्र में, सेंटर में, जो दिल्ली में जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट में जो सरकारें हैं उनका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। ओके। तो इसी तरह से इसको कहते हैं फेडरलिज्म, यानी कि अगर मैं कहूँ तो इसमें पावर बांटी गई है कि यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर होती है। तो ये एक की फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया। इसके नीचे भी जो सरकारें होती हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट जिन्हें हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत, है ना, जैसे आपने सुना होगा गांव में पंचायत होती हैं, ठीक है, या फिर शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। तो ये क्या होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। म्यूनसिपैलिटी या पंचायत, ये लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इनकी बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस हमें ये समझना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कुछ की फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से की फीचर्स एक क्या है, फेडरलिज्म। इसी तरह से अगर मैं दूसरे की फीचर की बात करूं, अगर मैं दूसरे की फीचर की बात करूं, तो दूसरा की फीचर की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है कि हमारा इंडिया एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएगा, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया के पास क्या है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पर एक पार्लियामेंट होगी जिसमें जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स लीडर्स होंगे, वो लॉज बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, है ना। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी सोसाइटी के लिए, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अनदर की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन द थर्ड की फीचर विच इज सेपरेशन ऑफ पावर। सो तीसरा की फीचर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है, लेट मी राइट, सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो लेजिस्लेचर है, जो जुडिशियरी है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इन तीनों में सेपरेशन होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यानी कि इसकी एक अलग पावर है, इसकी अलग पावर है, और इसकी अलग है। यानी कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट की पावर क्या है, वो नियम कानून बनाएगी। जुडिशरी की पावर क्या है कि वो चेक करेगी कि भाई जो कानून बनाए गए हैं, जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, क्या वो वैलिड हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स पर खरे उतरते हैं या नहीं, तो वो जुडिशरी देखती है। अब वो नियम को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव है। तो सभी की अपनी अलग अलग पावर हैं। इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखो यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँगा। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो केंद्र के पास जो पावर है, केंद्र क्या कहती है कि भाई हम पूरे इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट है, स्टेट के लिए अलग सीएम बना देते हैं, और जो अलग गांव हैं या शहर हैं उनके लिए अलग पंचायतें या म्यूनसिपैलिटी बना देते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर से, यानी कि टॉप से, अगर मैं कहूँ टॉप, टॉप पे कौन है, प्राइम मिनिस्टर, टॉप पे है प्राइम मिनिस्टर। फिर आते हैं चीफ मिनिस्टर, फिर आते हैं लोकल गवर्नमेंट जैसे कि वार्ड मेंबर या फिर म्यूनसिपैलिटी मेंबर्स। तो ये जो लीडर्स हैं लोकल गवर्नमेंट वाले, तो ये क्या हो रहा है कि टॉप से लेके बॉटम पर क्या हो रहा है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पावर का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि पावर को बांट देना। टॉप से लेके बॉटम में जब पावर को बांटा जाता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और लोकल गवर्नमेंट, तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकल डिवीज़न। ओके, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीज़न। लेकिन जब हम बोलते हैं लेजिस्लेचर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में जब पावर को सेपरेशन होता है, तो राइट हैंड से या फिर लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो हम इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हर एक सिटीज़न को दिए जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आप अगर बिहार में कहीं पर रहते हैं या फिर आप मुंबई में कहीं पर रहते हैं, तो आप मुंबई से आंध्र प्रदेश जा सकते हैं, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जा सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट में, यानी कि विद इन इंडिया आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो आपको मूव करने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। इसी तरह से अलग तरीके की और भी फ्रीडम्स दी गई हैं हमें, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक लिमिट है। बट उस ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट आप, स्पीच का मतलब है कि अगर आपको सरकार की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती है, सरकार का कोई नियम कानून पसंद नहीं आता है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं? आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब कि आप अपनी बात कहते हैं कि आपको ये नियम या कानून, ये रूल्स रेगुलेशंस पसंद नहीं आए, इसलिए आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसी तरह की बहुत तरीके की फ्रीडम है, और इनको कहाँ पर मेंशन किया गया? फंडामेंटल राइट में मेंशन किया गया। फंडामेंटल राइट के नाम से फंडामेंटल राइट के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, राइट। चैप्टर नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स हमारे मेंशन है बहुत सारे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लास्ट की फीचर की बात करूं, लास्ट इंडियन की फीचर की बात करूं, तो वो क्या है? वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, ये मेन की फ़ीचर की बात की, बाकी और भी की फ़ीचर्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो लास्ट की फ़ीचर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो हमारा नेशन है या फिर कंट्री है, ठीक है ना, कंट्री है, तो कंट्री का कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, राइट। रिलीजन नहीं है, कंट्री का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया, राइट, सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है जो कि इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है, राइट। इसी तरह से अगर आपने वेटिकन सुना होगा, वेटिकन कंट्री, तो वो क्रिश्चियंस लोगों की कंट्री है, और वो बोलते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है, यहाँ पर किया जाता है, राइट। तो क्रिश्चियन कंट्री कहा जाता है, या फिर इसको मुस्लिम कंट्री कहा जाएगा। तो सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम, वेटिकन एक क्रिश्चियन कंट्री। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मुस्लिम कंट्री है या ये क्रिश्चियन कंट्री है। ये क्या है? एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब कि इसका कंट्री का अपना कोई धर्म नहीं है, बट ये सभी धर्मों को क्या करती है? ऑल रिलीजन को क्या करती है? ऑल रिलीजन को सेम इक्वलिटी देती है, राइट। ऑल रिलीजन को इक्वलिटी देती है, ताकि वो ऑल रिलीजन, सारे के सारे ही रिलीजन फ्लरिश हो पाएँ। फ्लरिश मतलब अपने बढ़ पाएँ, यानी कि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसमें कोई भी बाधा नहीं डालेगा, बट रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी किसको दी गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी हुई है। ओके, आई होप कि आपको सारे की फीचर्स आपने समझे होंगे। पहला की फीचर्स हमने देखा फेडरलिज्म। दूसरा की फीचर्स हमने देखा, लेट मी सी, दूसरा हमने देखा था पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड थर्ड हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर। एंड फोर्थ हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स। और फिफ्थ हमने क्या की फीचर देखा? सेक्युलरिज्म। तो ये सारे ही 5 मेन की फीचर्स हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। बट आई होप कि आपको तीनों ही वीडियो पसंद आई होगी। कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर फुल हो चुका है, यानी कि दी एंड है। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कोर्स के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।